नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं एनवायरनमेंट। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं, बच्चों के कमेंट देखता हूं कि सर एनवायरनमेंट करा दीजिए। बहुत सारे बच्चे सर मैथ्स से करा दीजिए, बहुत सारे बच्चे सर केमिस्ट्री करा दीजिए। देखिए, आपको पता है कि मैंने हर बार आपको अपनी प्रॉब्लम बताई हुई है कि सारा कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है। चाहे PDF बनाना हो, चाहे भी क्वेश्चन का सिलेक्शन करना हो, चाहे फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना हो और ऑफलाइन की क्लासें हों, तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता। लेकिन फिर भी आपका इतना ज़्यादा प्यार मेरे ऊपर है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाता हूं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर एनवायरनमेंट करा दीजिए, तो उनकी आज जो एक तमन्ना थी, जो एक ख्वाहिश थी, उसको पूरा करने जा रहा हूं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 60 एनवायरनमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन रहेंगे और यदि समय मिला तो जो अगली क्लास है, बहुत सारे बच्चे बोले थे सर केमिस्ट्री करा दीजिए, तो केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी आपको कराने वाला हूं। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आप देख रहे हैं इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन लिखे गए हैं, यहां पर आप देख रहे हैं हिंदी के ऊपर क्वेश्चन लिखे गए हैं। ठीक है, समय का अभाव था तो मैंने डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन लगाए हुए हैं, नहीं तो इसे PPT फॉर्म में लाता, लेकिन इतना समय नहीं था। ठीक है, और आप लोगों का जो प्यार है मेरे ऊपर, जो भरोसा है, वो हमेशा इसी प्रकार बना रहे और जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होगी, मैं इस चैनल पर आपके लिए हमेशा वो काम करते रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े रहेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि एनवायरनमेंट का एक अलग से पोर्शन दिया हुआ है और वहां से 8 से 10 क्वेश्चन बनने के पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस पहली क्लास को। और मैराथन रहने वाली है, 1 घंटे के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि 60 से जो 70 क्वेश्चन हमारे ये हैं, इनको हम पूरा करें। ठीक है, तो चलते हैं पहली क्लास के ऊपर। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर नंबरिंग में करते रहूँगा, आप लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कवक और उच्च पौधों के जड़ों के लिए जड़ों के बीच एक उपयोगी कार्यात्मक संबंध है? बोल रहा है भैया, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख लेंगे, हिंदी वाले यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर बताते हुए मैं चलते रहूँगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। अगर मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ता हूं तो कम से कम मुझे 2 से ढाई घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कवक, ठीक है, जो हमारे पास फंगस है, और उच्च पौधे जो हमारे पास क्या हैं, जो ट्रीज हैं, रूट्स हैं, की जड़ों के बीच एक उपयोगी कार्यात्मक संबंध है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तो फंगी है और एक रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स है उनके रूट्स के बीच में जो संबंध है वो उसे क्या कहते हैं? क्या जैव उर्वरक कहते हैं, कोलोराइड की जड़ बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, माइकोरिजा बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोरिजा। उसे क्या बोलते हैं? माइकोरिजा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कवक और उच्च पौधों की जो जड़ें हैं उनके बीच जो कार्यात्मक संबंध है, उनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? उस रिलेशन को बोलते हैं माइकोरिजा। ऑप्शन नंबर A का आंसर हो जाएगा D। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद ही चीज़ों को आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है अपनी वनस्पति, ठीक है, अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीव की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? भैया बोला है एक लार्ज एरिया है जिसके अंदर वेजिटेशन है, जिसके अंदर सॉइल है, जिसके अंदर क्लाइमेट है और वर्ल्ड लाइफ है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे बायोम कहते हैं? क्या उसे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं? क्या उसे जैव प्रणाली बायोसिस्टम कहते हैं? या फिर जैव क्षमता उसे बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल उसे बोलते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इन दो क्वेश्चनों में यहां पर कंफ्यूजन में आएंगे। जैव प्रणाली और जैविक क्षमता तो इसका आंसर नहीं रहने वाला है मेरे दोस्त, लेकिन दो में बहुत सारे बच्चे इसका आंसर इकोसिस्टम लगाएंगे, लेकिन इकोसिस्टम इसका आंसर नहीं है, उसे बायोम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन तरीके से इनको नोट करना है और याद करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? भैया क्वेश्चन ये बोल रहा है इकोसिस्टम जो सिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, ये जो शब्द है ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? ऐसा क्वेश्चन कहता है। भैया चार्ल्स सदरलैंड एल्टन ने दिया था क्या? आर्थर टेंसले दिया था क्या? यूजिन ऑन्डुम ने दिया था क्या? फ्रेडरिक एडवर्ड फ्लेमेंटन ने दिया था? तो भैया जो इसका शब्द दिया था ये आर्थर टेंसले ने दिया था। आर्थर टेंसले ने दिया था। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर B। ठीक है,
चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जलीय पौधा, ठीक है, जो सबसे आक्रामक खरपतवारों में से एक है, जहां भी जल रुका होता है वहां पाया जाता है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे मछलियां मर जाती है। भैया इंपॉर्टेंट है भैया, उसे क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि एक क्या हमारे पास पौधा है जो सबसे आक्रामक क्या लिख रखा है? आक्रामक खरपतवारों में से एक है, ठीक है, जो सबसे गंदा है। इसका मतलब ये, इसका मतलब हम मान सकते हैं। और इसके बाद ये बोल रहा है कि वो क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो उसके आसपास ना फिश हैं, मछली हैं, उनको ख़त्म कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, जो मछली हैं उनको क्या कर देता है? मार देता है। भैया उसे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग हॉट कहते हैं, सामान्य डकविट कहते हैं, जलकुंभी कहते हैं, कॉनटेल बोलते हैं। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। क्या हो जाएगा? जलकुंभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा ये क्वेश्चन है, सकल प्राथमिक उत्पादन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सकल प्राथमिक उत्पादन से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? भैया प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन की दर, बिल्कुल पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सकल प्राथमिक उत्पादन होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जिस समय प्रकाश संश्लेषण होता है, जिस समय फोटोसिंथेसिस होती है, उस समय कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन की जो दर होती है उसे ही हम सकल प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है संरक्षित जैवमंडल राष्ट्रीय उद्यान से अलग होते हैं, ऐसा क्यों? बोला है बायोस्फीयर रिजर्व आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क। भैया जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो नेशनल पार्क से अलग होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कह रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संरक्षित जैवमंडल में पौधे और जानवर संरक्षित होते हैं। भैया क्या ऐसा है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन बायोस्फीयर रिजर्व। भैया दूसरा, मनुष्य संरक्षित जैवमंडल का अभिन्न अंग होता है। ह्यूमंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल सही बात बोल दी है भैया, जो मनुष्य होता है वो संरक्षित जैवमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। मनुष्य संरक्षित जैवमंडल में शामिल नहीं है, भैया गलत बोल दिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी आंसर गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बेहतरीन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है सामाजिक वानिकी का अर्थ वनों का प्रबंधन और संरक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी का वर्ग नहीं है? भैया ये रहा सातवां क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से इसको देखना है। एक मिनट इसका, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन मिसिंग है क्या? ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए ना? ठीक है, सातवां क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन कहता है सामाजिक वानिकी का अर्थ वनों का प्रबंधन और संरक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी का वर्ग नहीं है? भैया ध्यान से देखेंगे। कृषि वानिकी या फिर ग्रामीण वानिकी, जनजातीय वानिकी या नगरीय वानिकी। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जनजातीय वानिकी जो है इसका एक भाग नहीं है। ट्राइबल फॉरेस्ट्री इसका एक भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ना आपको बार बार देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। क्वेश्चन कैसे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा वन स्थायी वन का एक प्रकार है? भैया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज द टाइप ऑफ द परमानेंट फॉरेस्ट? भैया परमानेंट फॉरेस्ट किसे कहते हैं? असुरक्षित वन, आरक्षित वन,
अवर्गीकृत वन या सामुदायिक वन, इनमें से कौन से ऐसे वन हैं जो स्थायी वन हैं, जो कैसे वन हैं, स्थायी वन हैं? तो आंसर आ जाएगा जो रिजर्व्ड फोर्स हैं वो एक परमानेंट हैं, ठीक है। जो रिजर्व्ड फोर्स हैं, जो आरक्षित वन हैं वो क्या होते हैं, स्थायी वन होते हैं। तो जो 8वां है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पेड़ को पेड़ों का राजा कहा जाता है? भैया ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट के अंदर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए जो पेड़ों का राजा है, पेड़ को पेड़ों का राजा कहा जाता है, भैया कौन सा ऐसा पेड़ है जिसे पेड़ों का राजा कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा सागौन। क्या आ जाएगा? जो सागौन होता है उसे ही पेड़ों का राजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसके अंदर 3 ही नजर आएंगे क्या? ऑप्शन चौथा, ठीक है, ऑप्शन चौथा थोड़ा सा कम दिख रहा है लेकिन देख लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वर्षावन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, तो भैया क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितने बेहतरीन तरीके इसके लगाए हुए हैं, तो क्वेश्चन देखना है अच्छे से। आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमंदता, अंतस्रवण और वाष्पन शामिल होता है। शैवालों से वह पोषण आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुषकवची, मृदु कवची, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। भैया ऐसा तो नहीं है। आर्द्र भूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला है जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। भैया एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि वर्षावन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो ये बोल रहा है कि निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इनके गुर्दे की तरह काम करती हैं। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आर्द्र भूमियों का कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। भैया ये तो मैंने पहले ही गलत बोल दिया था, ठीक है। और आर्द्र भूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आर्द्र भूमियों के जल चक्रण में सतही अपवाह, अवमंदता, अंतस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। एक बार ऑप्शन नंबर डी को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि डी पर क्या लिखा हुआ है। जैसे ही हम ऑप्शन नंबर डी को पढ़ेंगे, सेलेक्ट, ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक मिनट, इसको देखेंगे। ऑप्शन डी, ये रहा डी। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, इसने सही बात बोल दी है कि जो जलीय पादप होते हैं वो भारी धातुओं और जो पोषक तत्व होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ये आर्द्र भूमि की एक विशेषता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना, आपको लग रहा होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। भैया बिल्कुल सही बात इसने बोल दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। थोड़ी सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी इसमें आ गई है, ठीक है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज बहुत छोटी है लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। किस प्रकार के जंगलों में आम तौर पर चीड़ प्रकार के वृक्ष देखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11वां ये रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, बोला है जो चीड़ के वृक्ष हैं वो किस प्रकार के वनों में दिखाई देते हैं? सब ट्रॉपिकल, ड्राई, एवरग्रीन, उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क, सदाबहार? नहीं भैया, इसमें चीड़ के पेड़ नहीं होंगे, ठीक है। चीड़ के पेड़ क्या पर्वतीय वन होते हैं? बिल्कुल पर्वतीय तो होते हैं। इसका मतलब इन तीनों में से ही कुछ होगा। जो चीड़ का पेड़ उगता है वो पहाड़ों में ही उगता है, तो ये तो पहले ही हमने गलत कर दिया। दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, सब ट्रॉपिकल माउंटेन हो सकता है। समशीतोष्ण पर्वतीय, टेम्परेट
टेम्परेट माउंटेन, ठीक है, हो सकता है। आर्द्र पर्वतीय, भैया वेट माउंटेन, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों पे बात रही कि मुझे बताइए जो चीड़ का पेड़ होता है वो कहाँ उगता है, भैया उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन होता है या समशीतोष्ण होता है? टेम्परेट माउंटेन में होता है, समशीतोष्ण पर्वतीय वन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो जो 11वें का आंसर रहेगा वो रहेगा सी। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपके सामने। बताइए भाई 12वें का आंसर क्या रहने वाला है। सागवान आमतौर पर कितने अंतर के साथ लगाया जाता है? बोल रहा है जो सागवान के पेड़ लगते हैं ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहती है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। टेक इज यूजुअली प्लांट्स विद द स्पेसिंग ऑफ, तो बताइए भैया कितना रहता है जो टीक का पेड़ होता है, सागवान का पेड़ होता है, उसके बीच में कितने का अंतर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 1.8 मीटर, 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर, ठीक है। इतना ही यहाँ को लगेगा, इतना ही यहाँ को लगेगा, ठीक हो गया, 1.8 और 1.8। ऐसे क्वेश्चन भैया पेपरों में पूछे जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ। फिर ऐसा मत करना कि ये कहाँ से आ गया, हमें क्या पता किसको कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आज की क्लास का ये रहने वाला है 13वां क्वेश्चन। देखिए ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लिया गया है। बिल्कुल भैया उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग कौन सा होता है? मान लेते हैं ये उत्तर प्रदेश है, तो इसका दक्षिण पश्चिम भाग कौन सा होगा भैया? दक्षिण पश्चिम, इस वाले भाग की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका इस वाले भाग में कौन से वन पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने आपसे बोला था जब तुक्का लगाओगे उपरोक्त में से कोई नहीं वाले को कभी भी मत लगाना। तो इसको तो हम कट कर देते हैं। अब बाकी बचे ये 3, ठीक है। तो भैया ये पूछा ना उत्तर प्रदेश, आपने जब नक्शा देखा होगा तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम दक्षिणी भाग होता है वो लगभग राजस्थान की साइड को आता है, ठीक है। जब आप मैप देखेंगे यहाँ पर, जब आप मैप में देखेंगे तो ये हरियाणा या फिर राजस्थान के साइड को आता है, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान की बाउंड्री एकदम लगी हुई है। तो राजस्थान साइड में पूछा है कि किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। भैया राजस्थान में पानी की कमी है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। राजस्थान में पानी की कमी है, और अगर पानी की कमी है तो यहाँ कांटेदार वन होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? कांटेदार वन पाए जाएंगे। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन। ये रहा 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा असम में सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है? भैया असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम पूछ लिया है। एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के अलावा राज्य का एकमात्र रामसर स्थल ये है असम में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। आप इसे बताएंगे कि वो कौन सी झील है। उमियम झील है क्या? लोकटक झील है क्या? भैया लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील पहली बात तो असम में नहीं है, तो ऑप्शन कट कर दो। वाडर्स झील है या दीपोर बिल, या दीपोर बिल इसे बोलते हैं, दीपोर बिल झील इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया असम की। अब इसका मतलब ना आपको थोड़ी बहुत, जिसने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ रखी है ना, तो ज्योग्राफी वाला भी क्वेश्चन यहां से सही कर सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। देखना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ज्योग्राफी का मानो या एनवायरमेंट का मानो, बात क्या है एक ही है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? दीपोर बिल है या दीपोर बिल। भैया बात एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। ये सबसे बड़ी क्या है? पानी की झील है, और एकमात्र ये रामसर स्थल भी है, किसके अंदर? असम के अंदर। अगला क्वेश्चन ये रहा आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है घटते उत्पादन के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र का सही क्रम है? भैया घटते उत्पादकता के क्रम में, इसका मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पाद होता है? ये ऐसे धीरे घटते हुए क्रम में लिखना है आपको। किस क्रम में लिखना है मेरे दोस्त? घटते हुए क्रम में लिखना है। तो अब बताएंगे क्या सागर, झील, घास या मैग्रोवन? भैया सबसे पहले तो मैग्रोवन आएगा, बात साफ है। क्यों मैग्रोवन आएगा? क्योंकि मैग्रोवन में ज़्यादा चीज़ें उगती हैं, ठीक है। तो सागर तो पहला गलत कर देता हूं, सागर पहला गलत। भैया यहां भी मैग्रोवन, यहां भी मैग्रोवन है, ठीक हो गया। अगला आएगा सागर में ज़्यादा होगा या घास के मैदान में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे घास का मैदान मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, सागर तो उतना सही नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके बाद झील और सागर में उत्पादन क्या होगा? ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। परितंत्र तंत्र का सही क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा मैग्रोवन में पाई जाती है जनजातियाँ, आपको पता है, फिर घास के मैदान में, और फिर झील और सागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पेपर में, ठीक है। एक दिन बाद आपके हाथ में पेपर होगा और उस समय बिल्कुल एकदम तैयार रहना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवाना
पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित? सही है भैया, सवाना घास के मैदान आपसे पूछना चाह रहा है। अब मुझे बताएंगे जो सवाना है वो कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ? जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उसको चीज़ें पता होंगी। ठीक है, बोल रहा है जो क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू द सवाना। ठीक है भैया ना, सवाना इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा है। यह एक समशीतोष्ण है और आगे को लिखा गया है घास का मैदान है जिसमें वर्ष भर तापमान गर्म रहता है और गर्मियों में इसमें उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। क्या ऐसा होता है भैया? आगे को देख लेते हैं। सवाना घास और बड़े पेड़ों की विशेषता है भैया, ऐसा तो नहीं है, ये तो साफ साफ गलत है, बड़े पेड़ों की विशेषता तो नहीं है। यह एक बंद वितान बनाता है जो सूर्य की रोशनी को भूमि तक नहीं पहुंचने देता। भैया ये कैसी बात कर दी आपने, ये तो बिल्कुल गलत है। सवाना के सबसे बड़े क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में भारत, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड क्षेत्र और मेडागास्कर में पाए जाते हैं। भैया सवाना के जो घास के मैदान है ना वो अफ्रीका में तो पाए जाते हैं और दक्षिणी अमेरिका में भी पाए जाते हैं, बात सही है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भी पाया जाता है, एशिया में भारत में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर से। यह एक समशीतोष्ण घास का मैदान है जिसमें वर्ष भर तापमान गर्म रहता है और गर्मियों में इसकी उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। भैया गलत बोल दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी पर हम चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारा सवाना घास के मैदान है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, म्यांमार है ना, थाईलैंड, इसमें सबसे ज़्यादा सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो घास के मैदान आपको पता होने चाहिए। जैसे उत्तराखंड के अंदर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बुग्याल, ठीक है, बुग्याल, पेरियार हो गया। और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे मर्ग जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरियार बोलते हैं, या कई जगह उनको प्यार भी बोला जाता है। ठीक है, मर्ग घास के मैदान उत्तराखंड के अंदर हो गए। और ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं भैया, इंपॉर्टेंट है, पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, पवित्र उपवन मैंने आपसे एक चीज़ बोला था, ठीक है, स्कार्ड ग्रोव्स आर फाउंडेड, एक चीज़ बोला था। अगर किसी ऑप्शन में लिखा हो उपरोक्त सभी तो लगभग 90% उसका आंसर वही होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि पवित्र उपवन मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंती। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, गारो, खासी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। खासी के कहाँ, मासिनराम में। ठीक है, दूसरा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में वो पवित्र उपवन है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है, उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी के सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन कहता है लेमरू हाथी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भैया लेमरू हाथी अभ्यारण्य पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। ये इंपॉर्टेंट नाम हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए। और जो हमारा इकोसिस्टम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। वन्य अभ्यारण्य हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सारे आपको याद कर रहे हैं। मैंने नेशनल पार्क वगैरह, रामसर साइट सारी आपको ग्रुप में भेज दिए हैं जो स्टूडेंट मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन कहता है लेमरू हाथी अभ्यारण्य कहाँ है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भैया छत्तीसगढ़ के अंदर। किसके अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, सबसे पुराना भैया जो हमारा अभ्यारण्य है वो कौन सा है, नेशनल पार्क कौन सा है सबसे पुराना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। राजा जी कहाँ है भैया, राजा जी देहरादून के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे आपको नेशनल पार्क पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष कांटेदार प्रकार के वन का एक उदाहरण नहीं है। भैया जिसमें कांटे नहीं होते हैं उसका उदाहरण कौन सा नहीं है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। भैया खैर, भैया खैर में तो देखें आपने कांटे होते हैं, आपने देखा होगा, एक खैर का पेड़ है, खैर के पेड़ में कांटे होते हैं। भैया कीकड़, कीकड़ में भी क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे कांटे होते हैं। और बबूल, ठीक है, बबूल में भी क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ये 3 के 3 ऐसे पेड़ हैं भैया, ये कांटेदार हैं, ये कांटेदार पेड़ हैं। तो किस में कांटे नहीं होते हैं, जो रक्त चंदन होता है, ठीक है, उसमें क्या नहीं होते हैं, कांटे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सुगंधित पौधा रोसा घास के रूप में भी जाना जाता है। भैया कौन सा ऐसा इनमें से वो पौधा है जो सुगंधित होता है और उसे ही हम क्या भी बोलते हैं, रोसा भी बोला जाता है। भैया नींबू घास नहीं, नींबू घास नहीं, जावा सिंट्रोनेला, खस, पलम रोसा,
पलम रोसा निम्नलिखित में से कौन सा सुगंधित पौधा रोसा घास के रूप में भी जाना जाता है? जावा सेंट्रोनेला खस पलम रोसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पलम रोसा जो है इसको हम किस रूप में भी जानते हैं? रोसा घास के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हुए 20 क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो जल्द ही मैंने पूरी कर दी गई है। अब इन क्वेश्चनों को रट के आप चले जाना। मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि शायद ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोल खहोज शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये कोल खहोज शब्द है, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है कोल खहोज जो शब्द है ठीक है, ये जो शब्द लिख रखा है कोल खहोज शब्द, इसका मतलब क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। पहला, यह खनन खनिजों का सबसे सस्ता तरीका है जो सतह के करीब होता है। यह तत्कालीन सोवियत संघ में प्रचलित एक प्रकार की सामूहिक कृषि है। बिल्कुल सही बात बोल रखी है। ये जो है सोवियत संघ, ठीक है, जो हमारा सोवियत संघ है उसमें प्रचलित एक प्रकार की सामूहिक कृषि को हम क्या बोलते हैं? कोल खहोज बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोल खहोज का मतलब क्या होता है, या यह शब्द किस देश का है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए यह सामूहिक कृषि का एक प्रकार है जो कि सोवियत संघ में की जाती है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा वृक्ष उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में से नहीं पाया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? भैया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता है, इसका नाम पूछ रहा है। सबसे पहले महोगनी, भैया महोगनी तो पाया जाता है सदाबहार वनों में, ठीक है, ये सदाबहार वनों का एक एग्जाम्पल है। जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उनमें भी इसका एक प्रकार है, ठीक है, तो ये सदाबहार वनों में पाया जाता है। ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछ रखा है। दूसरा इबोनी, ठीक है, तीसरा है बलूत ओक और चौथा है शीशम। भैया शीशम भी क्या है? शीशम भी सदाबहार वनों का एक उदाहरण है। और जो ओक होता है ना, यही हमारा क्या है? सदाबहार वनों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बाकी सारे के सारे जो ये हैं ये किसके उदाहरण हैं? ये सदाबहार वनों के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो ओक है, जो बलूत है, वो क्या सदाबहार वनों का उदाहरण नहीं है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अपघटन की धीमी दर के कारण ये वन धीरे धीरे सड़ने वाले पत्तों के कूड़े की तरह मोटी परत जमा करते हैं जो पोषक तत्वों व भंडार हैं। वैश्विक आधार पर यह बायोम किसी भी अन्य स्थलीय बायोम की तुलना में मानवीय गतिविधियों से अधिक विशुद्ध है। यह सबसे संभावित वर्णन है। भैया किसका वर्णन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का या फिर समशीतोष्ण सदाबहार वन का? भैया अगर ये सदाबहार वन है तो मुझे ये बताइए इसके पत्ते गिर क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये सदाबहार वन हो नहीं सकता है। अगर सदाबहार वन ये है इसका मतलब इसके पत्ते नीचे नहीं गिरेंगे, साफ सी बात है, ठीक है। सदाबहार वनों के पत्ते कहाँ गिरते हैं? भैया पत्ते किसके गिरते हैं? जो पर्णपाती वन होते हैं। और चौथे ऑप्शन में लिख रखा है कांटेदार वन। भैया जो कांटेदार वन होते हैं उसमें तो पत्ते ऐसे होते ही नहीं है, उसमें पत्ते बहुत छोटे होते हैं या फिर पत्ते नहीं होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर निकल जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जो एवरग्रीन जो हमारे ट्रीज होती हैं वो उनके जो पत्ते होते हैं वो नीचे नहीं गिरते हैं, तो एवरग्रीन वाला तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है। और अगले वाले में लिख रखा है भैया ये कांटेदार वृक्ष हैं, इनमें वैसी पत्तियां नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कभी कभी ना अपना दिमाग भी लगाना है, ये नहीं कि बस ऐसी तुक्का लगाते चल रहे हो जिसमें नहीं आता है, अपना दिमाग का भी यूज़ करना है। ये रहा आज की क्लास का 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? भैया राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन, कब हुई थी? 1988 में, 1990 में, 1994, 1996। तो राइट आंसर हो जाएगा 1998 के अंदर नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी लॉन्च हुई थी, राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 24वां क्वेश्चन है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है या फिर 25 क्वेश्चन मान लो। उस मिट्टी को पहचानिए जो कार्बनिक पदार्थ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से समृद्ध है। भैया आइडेंटिफाई द सॉइल विच इज द रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स, मेटल, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। जो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? भैया वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? ब्लैक सॉइल है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दक्कन के पठार पर पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल किसकी वजह से होती है?
है आयरन ऑक्साइड की वजह से जो रेड सॉइल है इसका कलर रेड होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी में से एक है, इसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल। ठीक है, भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार मिट्टियों के होते हैं। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अगर हम देखें तो मिट्टियों के कितने प्रकार होते हैं? 12। ठीक है, एनपीके का मतलब क्या होता है? यहाँ से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम काली मिट्टी के अंदर होता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है भैया? इसमें कपास उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? सबसे अच्छी रहती है कपास की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित वनों का प्रकार होगा। भैया मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र बोल रहा है, ठीक हो गया। द टाइप ऑफ द फॉरेस्ट लोकेटेड इन मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। भैया कोस्टल रीजन में कौन से वन पाए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। आज की क्लास का 26वां ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। भैया उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, मानसूनी वन, समशीतोष्ण सदाबहार वन। भैया आप याद रखना जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ लगभग एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन नहीं भैया, वर्षा वन नहीं पाए जाएंगे। मानसूनी वन तो नहीं पाए जाएंगे। भूमध्य सागरीय वनस्पति वन कहाँ से भैया? भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं। तो ये हो गया समशीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलूंगा आज के 27 क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी लकड़ियों में नहीं पाई जाती है? इसका मतलब 3 लकड़ियाँ ऐसी हैं जो हिमालय में पाई जाएंगी और एक लकड़ी ऐसी है जो हिमालय के अंदर नहीं पाई जाएगी। तो उसी का आपसे ऑप्शन पूछ रहा है। पहला सिल्वर फर। भैया सिल्वर फर क्या हिमालय की लकड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल ये हिमालय की लकड़ी है। ब्लू पाइन। भैया ब्लू पाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ी है जो कि हिमालय में पाई जाती है। अब उजला विलो भी क्या है? हिमालय की लकड़ी है। आबनूस जो है ये हिमालय की लकड़ी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो ये पेड़ों के नाम आपको पता होने चाहिए। सिल्वर फर है ना, बल्यूफाइन और उजला बिलो, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही नाम एग्जाम हॉल के अंदर दिखते हैं और फिर आप कहते हो कि पेपर बहुत कठिन बना था, पेपर तो पता नहीं कहाँ से बना था। ये सारे शब्द उसके बाद आपके रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन इंडिया? भैया क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1972 के अंदर, किसके अंदर? 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 1972 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मैंने जो ये इम्पोर्टेंट डेट्स थी ये भी आपको ग्रुप में सेंड कर दी गई हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें पढ़नी है लास्ट समय के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कौन सा पौधा मरुस्थलीय वन में पाया जाता है? भैया विच प्लांट्स बिलोंग्स इन डेजर्ट फॉरेस्ट? डेजर्ट फॉरेस्ट के अंदर कौन सा ऐसा वन इसमें पाया जाएगा? क्वेश्चन है सागवान पाया जाता है क्या, या फिर ओपनेशिया पाया जाता है, नीम पाया जाएगा या महुआ पाया जाएगा? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कौन सा? इससे पहला क्वेश्चन, 1 मिनट। वन्य जीव, ठीक है, इसका आंसर बी था ना, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, बी ही इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा मरुस्थलीय वन में पाया जाता है? भैया इसका राइट आंसर है सागवान पाया जाता है क्या मरुस्थल में? नहीं भैया, सागवान तो मरुस्थल में नहीं पाया जाता है, ये तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या नीम का पेड़ पाया जाएगा? नहीं भैया, नीम का पेड़ भी नहीं पाया जाएगा। और महुआ तो कहाँ पाया जाता है भैया? सदाबहार वनों का उदाहरण है महुआ। तो ओपनेशिया कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओपनेशिया क्या है? मरुस्थल में पाए जाने वाला एक पौधा है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 10वां। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10वां? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें को। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मिश्रित फसल में फसलों का उत्पादन और पशुधन का रखरखाव एक साधन होता है। दूसरा, मिश्रित खेती एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों के एक साथ बोने की प्रथा है। भैया ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत बोल दिया है। ऑप्शन बी गलत, ये भी गलत। अब पहले वाले को एक बार पढ़ लेते हैं कि पहला वाला क्या कह रहा है, तसल्ली से पढ़ लेते हैं। मिश्रित फसल, ठीक है, में फसलों का उत्पादन और पशुधन का रखरखाव एक साथ होता है। भैया ऐसा नहीं है, दोनों का रखरखाव। मिश्रित खेती में तो ऐसा होता ही नहीं है कि तुम उत्पादन भी एक साथ करो, पशुधन को भी एक साथ रखो। तो भैया पहला भी गलत। इसका मतलब ना तो एक न ही 2। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2।
चलूँगा आज के क्वेश्चन के 11वें क्वेश्चन मतलब 31 क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? भैया क्वेश्चन कह रहा है द टर्म्स इकोसिस्टम इज गिवन बाय। जो इकोसिस्टम शब्द हमारा है ये किसने दिया था? आपसे ऐसा क्वेश्चन कहता है। ओडम ने या क्लीमेंट्स ने, टेंसले ने या न्यूटन ने? भैया न्यूटन तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा, टेंसले ने क्या दिया था? जो हमारा ये टर्म्स है इकोसिस्टम, इसको दिया हुआ था, तो इकोसिस्टम शब्द टेंसले के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी क्षेत्र की पादप विविधता को संरक्षित करने वाले सबसे प्रभावी तरीके क्या हैं? ठीक है, तो भैया उत्तक संवर्धक, वनस्पति उद्यान, बायोस्फीयर या फिर सीड बैंक? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, पहले का टेस्ले एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देंगे इसका आंसर। कौन सा होगा इसमें से? आप बताओ, किसी भी क्षेत्र की पादप विविधता को संरक्षित करने के लिए आप कौन सा तरीका इसमें से अपनाएंगे जो सबसे बढ़िया होगा? अरे ये तो सबको पता है, बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बायोस्फीयर रिजर्व। अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? तेरहवां क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन क्रेडिट शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कार्बन क्रेडिट जो शब्द है, कार्बन क्रेडिट जो शब्द है, इसका यूज सबसे बेहतरीन किया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अनुपात में सभी जीवाश्म ईंधन पर कर है। यह एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या परमिट है। भैया बिल्कुल सही बोल दिया है, ये एक परमिट है। क्या है यह? क्या है? परमिट है, सर्टिफिकेट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम का लक्ष्य मानव और पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना है? इस नीचे वाले को एक मिनट, नीचे वाला भी यही है और फिर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम का लक्ष्य मानव और पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल अधिनियम 1974, पर्यावरण अधिनियम 1986 या वायु अधिनियम 1981? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका जो हो जाएगा पर्यावरण अधिनियम 1986। आंसर नंबर हमने 34 क्वेश्चन की ओर कर लिए हैं। 34 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एनवायरमेंटल एक्ट 1986 एक्ट भी याद कर लेना कि कौन कब आया हुआ था। चलेंगे 15वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भैया फर जो हमारी वनस्पति है, फर वेजिटेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे संबंधित है? मैंग्रोव वन से, मानसूनी वन से, अल्पाइन वन से या पतझड़ वन से? जल्दी से बताएंगे जो फर है वो किससे संबंधित है। तो जो फर है वो क्या मैंग्रोव वन होता है, मानसूनी वन, अल्पाइन वन, पतझड़ वन? भैया उसे बोलते हैं अल्पाइन वन। ठीक है, ये अल्पाइन फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल है। कौन? फर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से बाहर रखा गया है। इनमें से वो कौन सा वृक्ष है जिसे वृक्षों की सूची से बाहर रख दिया गया है? क्या वेत है, क्या गन्ना है, या खजूर है, या फिर बांस है? कौन सा ऐसा पेड़ है जिसे किसके वृक्षों की सूची से ही बाहर कर दिया गया है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो सभी को पता होना चाहिए जो बांस है उसको, जो बैम्बू है उसको क्या कर दिया गया है? भैया पौधों की श्रेणी से बाहर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से किस नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाया जाता है? भैया सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन गंगा के डेल्टाई मैदान पर। ये तो बिल्कुल ऑप्शन एक जी जिसमें सब में है। ऑप्शन एक तो भैया इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ठीक है, क्या गोदावरी के तट पर? भैया गोदावरी के तट पर भी डेल्टा मैदान का निर्माण होता है तो वहाँ भी मैंग्रोव वन होगा। इसका मतलब 2 वाला भी आंसर आएगा। ये तो गलत हो गया फिर, है ना। इस पर 2 है नहीं, ये भी गलत। तो 2 और 2 इसमें भी है। तीसरे वाले को कृष्णा का डेल्टा मैदान बनाता है, यहाँ भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 1 2 3 3 के 3 जगह मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। भैया एक क्वेश्चन यहाँ पर ही मिल गया हमें कि आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा होगा वेटलैंड डेज, ठीक है, कब मनाया जाता है? वेटलैंड्स डे 2 फेब को मनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य के रामसर स्थल में घोषित किया गया है? भैया कितने रामसर स्थल हैं? रामसर साइड से हैं, अब बढ़ के परसों ही आज से 6 से 7 दिन पहले 2 और बढ़ रखे हैं, तो अब टोटल 91 हो गए हैं, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? 91 रामसर साइट हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा जोड़ा गया था, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हाल ही में नहीं 2022 के अंदर यूपी के अंदर ये जोड़ा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, ये करंट अफेयर का थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन करंट अफेयर का ये नहीं बन सकता है, क्योंकि 2022 की करंट अफेयर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो 2024 की ही करंट अफेयर पूछेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कहता है कि कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में कोई भी विशेष शुष्क मौसम नहीं होता है, पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। भैया बिल्कुल सही बोल दिया, सदाबहार वन है और यहाँ ये अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, ठीक है। दूसरी बात पढ़ लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र गर्म होते हैं। भैया गर्म होते हैं, बिल्कुल गर्म होते हैं, और वर्ष भर भारी वर्षा होती है। भैया यहाँ बारिश भी होती है और ये क्या होता है, गर्मी भी होते हैं, ये भी बात सही बोल दी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दावा है और ये इसका निष्कर्ष निकल रहा है, ए और आर दोनों सत्य हैं। भैया बात तो दोनों ने सही बोल लिखी है, आर ए का सही व्याख्या है, जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। ये बोल रहा है इसने पत्ते नहीं गिरते हैं, बिल्कुल नहीं गिरते हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है। तो ए जो है ना आर की सही व्याख्या कर रहा है, सॉरी जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलूंगा आज की क्लास के 40वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का 40वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। क्वेश्चन कहता है, भारत में जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जिसमें शाख और झाड़ियां दोनों होती हों? भैया 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो, ठीक है, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय भैया सदाबहार वन तो नहीं, सदाबहार वनों में तो 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, पर्णपाती वन। भैया पर्णपाती वन में भी कम से कम 150 सेंटीमीटर तक तो बारिश होती है, ठीक है। तो 70 से कम बोल रहा है, तो भैया ये कांटेदार पेड़ ही होंगे। आपको पता है रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत कम बारिश होती है, तो यही इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 40 क्वेश्चन हो गए हैं, और अभी क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्या और क्वेश्चन बचे हुए हैं? अच्छा, ये पीडीएफ भी समाप्त हो गई है। अब देखते हैं तीसरी पीडीएफ को मैं यहाँ पर लोड करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं तीसरी पीडीएफ है या फिर नहीं है, क्योंकि समय तो लगता है। कोई भी क्लास बनाने से पहले ना बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपको लगता होगा कि बस सर पढ़ा दीजिए। इंग्लिश थर्ड पीडीएफ है क्या? इंग्लिश थर्ड है तो सही, इंग्लिश थर्ड पीडीएफ, लेकिन पूरा ही हट गया है। तो वाह भाई वाह, पूरा ही सेट करना पड़ेगा दोबारा से। देखिए आप सोचते हो ना कि क्लास लगाना इतना आसान होता होगा कि बस सर सीधा आते होंगे और स्टार्ट कर देते होंगे। अभी आप लोग खुद देखिए कि कितना समय लगता है क्लास को इस बोर्ड पे लगाने में ही कितना समय लगता है, यही देख लीजिएगा अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ इंग्लिश में लग चुका है, अब हिंदी में, ठीक है। हिंदी में लगाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब एक साइड लगाने में दिक्कत होती है, बाकी दूसरी साइड लगाने में दिक्कत नहीं होती। जैसे यहाँ तो सिंपल ही लग गया है, लेकिन यहाँ लगाने में थोड़ा सा मुझे समय लग जाएगा। कोई बात नहीं। हिंदी पीडीएफ नंबर 3, हिंदी पीडीएफ नंबर 3 ये रही। ये देखो, अब इनको ना सेट करना पड़ता है, ऐसे पहले इनको सेट करना पड़ता है क्लास से पहले, और अगर बीच में लाइट चले गई तो समझो ये सारी मेहनत बेकार। ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है अभी थोड़ी देर पहले, है ना, लाइट चले जाती है बीच में से ही, और फिर क्या करें भाई, फिर हमें क्लास तो लेनी ही है। इतनी मेहनत से पीडीएफ बना रखी है, और पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कहाँ से चीज़ें बनानी पड़ती हैं, है ना। आधे से 1 घंटा तो समय लग जाता है पीडीएफ को इधर से उधर भेजने में। बस थोड़ा से समय का वेट और करेंगे आप लोग। कल मैं केमिस्ट्री की क्लास लेके आऊँगा बेहतरीन, ठीक है। उस पर पीरियोडिक टेबल होगी, एटॉमिक नंबर, अम्ल, क्षार, सारे लगभग 6 से 7 चैप्टरों का निचोड़ लेके आऊँगा कल को।
चलो ऐसे ही करते रहते हैं ना, हाथों हाथ इनको सेट करते रहूँगा मैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा मुझे अभी और आपका भी समय वेस्ट होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है राज्य में वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है। वन मित्र योजना, वन चेतना यात्रा, वन अनुभव अभियान या फिर वन धन योजना। तो वन मित्र योजना जो है ना, ये वनों के संरक्षण के लिए चलाया गया एक अभियान है जो कि किस राज्य ने चलाया है, उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन पूछ देगा वन मित्र योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की एक योजना है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की ये क्या है, योजना है वन मित्र योजना। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट में क्या अंतर है। भैया अभी मैंने आपको कार्बन क्रेडिट बताया था, अब ये कह रहा है कि कार्बन ऑफसेट क्या है और कार्बन जो क्रेडिट है, इन दोनों में अंतर क्या है। कार्बन क्रेडिट का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है, जबकि कार्बन ऑफसेट पहले से उत्पादित उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति करता है। कार्बन क्रेडिट का उपयोग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, नहीं, गलत है। कार्बन क्रेडिट केवल नवीकरण ऊर्जा, गलत भैया। कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट में कोई अंतर नहीं है। अरे अंतर नहीं है तो पूछा क्यों है, तो ऑप्शन नंबर ए। जो कार्बन क्रेडिट है ना, इसका मुख्य उपयोग क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, उसको उत्सर्जन को कम करने के लिए ये किया जाता है, बनाया जाता है, या फिर मेन जो कार्बन क्रेडिट है इसका उपयोग यही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कोप 27 का प्राथमिक उद्देश्य है। भैया जो कोप 27 हुआ था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, 2030 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को 10% से कम करना। नहीं भैया ये गलत है। जलवायु वित्त के उचित विवरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी जलवायु वित्त के उचित विवरण है उसके लिए क्या करना था, रूपरेखा को तैयार करना। इन्होंने बोला गया था कि रूपरेखा को तैयार करो भैया, नहीं तो आगे को हमें दिक्कत आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, नागाझीरा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भैया नागाझीरा गोवा में, महाराष्ट्र में, या फिर सिक्किम में, या फिर राजस्थान में, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए, जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहेगा नागझिरा टाइगर रिजर्व। बताइए कहाँ रहता है। ऐसे टाइगर रिजर्व पूछेगा जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। भैया ये कहाँ रहता, कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कौन सा, नागझिरा। ये रहा 45वां क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा 45वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है केन बेतुआ इंटर लिंकिंग परियोजना के हाल में वर्षों में महत्वपूर्ण प्राप्ति किया है। परियोजना पर विवाद का एक कारण यह है कि केन नदी एक बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। यह किन बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। भैया केन और बेतुआ नदी कहाँ बहती है, ये महाराष्ट्र के अंदर नहीं, एमपी के अंदर बहती है। एमपी के अंदर मुझे बताएंगे पन्ना। भैया पन्ना बाघ अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, आप मुझे बताएंगे अचानक कमान बाघ अभ्यारण्य कान्हा राष्ट्रीय अभियान कहाँ है। ये आपका होमवर्क है, सभी लोग एक बार इसको सर्च करेंगे और बताएंगे कान्हा कहाँ का है। ये रहा आज की क्लास का छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधान वन संरक्षण कौन है। भैया आज का 46वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम क्लास के अंतिम छोर पे खड़े हुए हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रधान वन संरक्षण कौन है। भैया बोल रहा है जो प्रधान वन संरक्षण है आखिर वो कौन है। जिला स्तर पर सर्वोच्च श्रेणी वन अधिकारी, राज्य स्तर पर सर्वोच्च श्रेणी वन अधिकारी, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च श्रेणी वन अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भैया नहीं होगा। तो मुझे बताइए जो प्रधान वन संरक्षण है ना, वो राज्य स्तर पर सर्वोच्च श्रेणी का वन अधिकारी होता है, ना कि जिला स्तर पर और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर। तो कौन से स्तर पर होता है, ये हमारा होता है कौन से स्तर पर, राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मिट्टी में वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। भैया वैज्ञानिक जो मिट्टी का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है।
ठीक है, जल्दी से बताएंगे मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो भैया ऑर्निथोलॉजी नहीं, ऑर्निथोलॉजी तो नहीं कहते हैं, एंटोमोलॉजी भी नहीं कहते हैं, ये तो कीट विज्ञान को कहते हैं एंटोमोलॉजी। पेडोलॉजी इथर स्टडी, भैया पेडोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी को ही क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी के जो अध्ययन करते हैं उसको ही हम पेडोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसे बोलते हैं, ये तो हृदय के डॉक्टर को बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का 39वां क्वेश्चन। लवणीकृत, क्षारीकृत और जलभराव के क्या कारण हैं, भैया इसके क्या कारण हो सकते हैं बताइए। जलवायु, चट्टान का अवशव्य, आयन विनिमय, उपरोक्त सभी। मैंने बोला है जब भी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिखेगा उस पर सबसे पहले आंसर लगाना, ऑल ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं आज की क्लास के 50वें क्वेश्चन की ओर। क्या 50वें क्वेश्चन की ओर पहुँच चुके हैं, नहीं, 49वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का 49वां क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले था 39वां क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। भैया सुल्तान कहाँ रहते हैं, आप बताइए, कहाँ के सुल्तान होते हैं बहुत खतरनाक। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, हरियाणा। भैया हरियाणा में एक से एक सुल्तान रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो हरियाणा का जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। आपको सारे अभ्यारण्य ऐसे ही याद करने हैं। आज की क्लास का 50वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से पौधे और जानवरों की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया, स्थानिक प्रजातियां बोलते हैं। ठीक है, या फिर विकासवादी प्रजातियां बोलते हैं, या फिर उन्हें कहते हैं लुप्त प्राय प्रजातियां या विलुप्त। भैया एक विशेष स्थान पर रहते हैं तो उन्हें स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। अब स्टार्टिंग के हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, एंडेमिक स्पीसीज उसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। बताइए, ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। मैंने अभी तक 3 से 4 डेट आपको पढ़ा दी हैं, ये अगली डेट है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1980 के अंदर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का 52वां क्वेश्चन। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण शिक्षा के लिए है। भैया कौन सा ऐसा संगठन है जो पर्यावरण के लिए बातें करता है। ऑप्शन नंबर IEEP, IEEP। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का 53वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 53वां क्वेश्चन कहता है साधारणीय वन परिदृश्य के लिए बायोकार्बन निधि पहल द डैश द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। किसके द्वारा ये प्रतिबंधित किया गया है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। भैया एशियाई विकास बैंक द्वारा, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, इंटरनल मॉनेटरी फंड द्वारा, या फिर UNDP द्वारा, या फिर विश्व बैंक के द्वारा। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, संधारणीय वन परिदृश्य के लिए बायोकार्बन निधि पहल डैश द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। भैया ये विश्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रतिबंधित की गई है। ठीक है, तो जो 53 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे 54वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना। क्या कहना चाह रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भैया मैंने बताया भी था अभी 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया हुआ था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि यह पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले नियमों का पालन करने के लिए मानक उपलब्ध कराए, जिसके संबंध में पर्यावरण प्रदूषकों को अधिक मात्रा में पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाएगा या उत्सर्जित नहीं किया जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप लोग बताइए। बिल्कुल, अभी तक तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है भैया। ऐसा राज्य का अपना एक महत्व होना चाहिए, अपना एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, यह अधिनियम केंद्र सरकार को डिफ़ॉल्टरों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही होंगे, है ना। ऑप्शन ए और बी इसमें 2 के 2 क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। 55 क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के तहत किए गए प्रावधानों के आधार पर अधिसूचित किया गया है। भैया क्या अधिसूचित किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 55 ध्यान से देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986,
जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम 1964, कर्नाटक नगर निगम अधिनियम 1976। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत किए गए प्रावधान के आधार पर इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। इसका आंसर रिसीव किया गया है। ये तो देखना पड़ेगा, है ना, 2016 का करंट अफेयर है तो ये देखना पड़ेगा। इसको आप होमवर्क लिख लीजिए या फिर आप देख लेना, है ना, 2016 का ही करंट अफेयर है। इसको स्किप करते हैं। हाँ, LED सतत आवास हरित निर्माण प्रणाली में से एक संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है भैया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जल्दी से देंगे 56 का आंसर। 4 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं। ऊर्जा और दक्षता रूपरेखा में नेतृत्व, ऊर्जा और दक्षता दस्तावेज में नेतृत्व, ऊर्जा और पर्यावरण रूपरेखा में नेतृत्व। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि पर्यावरण की रूपरेखा को तैयार करेगा कोप 7, तो वही ये लिख रखा है कि LED सतत आवास हरित निर्माण प्रणाली में एक डैश संदर्भित करता है। क्या करता है, ऊर्जा और पर्यावरण रूपरेखा को तैयार करना। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। विनिकरण, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारकों पर विचार करो। विचार करना है आपको इन पर कि क्या कहना आपसे चाह रहे हैं भैया। कह रहा है निम्नलिखित कारकों पर विचार करो। विनिकरण, बड़े पैमाने पर कंक्रीट की इमारतों का निर्माण करना, भूजल की अत्यधिक परंपित। ऊपर दिए गए कारकों में से कौन सा भूजल के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऐसा कारण है जो इसमें से क्या उत्तरदायी है। वनीकरण भूजल के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। भैया वनीकरण तो नहीं होगा भैया, अगर तुम वन लगाओगे तो रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी बोला ना, भूजल के रिक्तीकरण मतलब पानी कम होगा, वनीकरण से तो पानी बढ़ेगा। ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता भाई, जिसमें 1 है वो नहीं हो सकता, 1 वाला नहीं हो सकता, 1 वाला नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कभी कभी ना आप थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाओगे तो आंसर वैसे ही मिल जाते हैं। देखो 1 वाला हो ही नहीं सकता, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी हट गए, तो अब अपना बचा सी ऑप्शन। तो मुझे भी बहुत थकान सी महसूस हो रही है क्योंकि सुबह 7 बजे से इस क्लास के अंदर खड़े हैं और अब शायद समय अभी जाते जाते देखेंगे कितना हो गया, लगभग 12, साढ़े 12, 1 तो बजने वाला होगा। सुबह 7 बजे से कंटिन्यू, है ना। तो अब सांस भी फूल रही है, हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन करते हैं। 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये रहा 18वां क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नागरिकों की पर्यावरणीय मापदंडों के उल्लंघन में मामले दर्ज कराने का अधिकार देता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम या वन अधिनियम। तो कौन ऐसा है जो पर्यावरणीय मापदंड, भैया ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, तो अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जहाँ पर आंसर आपको डायरेक्टली पता चल जाता है। तो सीधे आंसर पता चला भैया, पर्यावरणीय मापदंडों के लिए उल्लंघन के मामले में शिकायत कर रहे तो पर्यावरण अधिनियम के तहत ही ऐसा होगा, एनवायरमेंटल एक्ट के तहत ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। अगर नहीं कराता तो आप लोग कमेंट ही करते रह जाते, सर कराइए कराइए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एनवायरमेंट के अंदर, है ना। थोड़े से आप और चीज़ें भी पढ़ लेंगे, जैसे कि मैंने आपको गुरु में भेजा हुआ है कि रामसर साइट कौन कौन सी हैं, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कौन क्या है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बता दी गई हैं। क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम योजना को ये जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, दिल्ली है अपना। कौन है, दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, वन रिपोर्ट कहाँ से आती है आपको ये पता ही होगा, अपने उत्तराखंड के देहरादून राज्य से आती है। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई थी, अगर आप उन चीज़ों पर अमल करेंगे, है ना, अगर आप उन चीज़ों को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। मैंने आपसे ये कहा था कि भैया जो चीज़ सेम हो लगभग उस पर आंसर रहने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पहले का 3, पहले का 1, पहले का 4, पहले का 1, तो 3 और 4 वाले को लगो कट कर देते हैं अगर चीज़ें हमें पता नहीं है। ठीक है, तो पहले का ए होगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980। बिल्कुल आपने सही बताया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, दूसरे का बी। भैया दूसरे का 4 तो नहीं हो सकता, गलत है, तो दूसरे का बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ है नहीं ऑप्शन, तो पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा। तीसरा क्या है भैया, तीसरा वायु अधिनियम 1981 है। ठीक है, अगला क्या है, द वाटर पोल्यूशन 1974 है, ये सही है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन रहे। ठीक है, आपको लगा होगा कि एनर्जी बहुत लो है, सच में एनर्जी बहुत लो थी। क्यों लो थी, क्योंकि आपको दिखाता हूँ कि समय कितना हो चुका है। देखिए सुबह 7 बजे से पहला बैच मेरा चल जाता है, और सुबह 7 बजे से पहला बैच चलता है तो उसके बाद कंटिन्यू अभी यहीं हैं हम, अपनी कोचिंग में ही। आप देख रहे हैं 12:30 बज चुका है समय, और 12:30 बजे तक अभी तक आप देखेंगे कि एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है पढ़ाई
पढ़ाई कराने में, ठीक है। तो आप लोगों की जो तैयारी है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, आप पढ़िए, रिवीजन करिए। बच्चे बोल रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करा दूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोलॉजी के भी मैंने 9 से 10 सीरीज़ कराई हुई थी, उससे पहले भी कराई हुई थी, लेकिन अभी 9 से 10 सीरीज़ कराई थी। उसमें लगभग मैंने 8 से 9 चैप्टर करा दिए हैं। फिजिक्स तो मैंने कंप्लीट करा दिया सारी 1 शॉट, ठीक है। और केमिस्ट्री के मैं 5 से 6 चैप्टर आपको आज ही शाम को या फिर कल शाम को आपको मिल जाएंगे पेपर से पहले। एक बार आप रिवीजन कर लेना। बाकी एनवायरनमेंट मैंने करा दिया है, जितना मुझसे हो सकता था मैंने वो भरपूर प्रयास किया है। समय बहुत कम मेरे पास रहता है। अगर मेरे पास समय होता, अभी आर्मी का बैच चला है और आर्मी का 30 तारीख से पेपर है, तो जो मेरे ऑफलाइन में बच्चे हैं उन पर ज़्यादा मेहनत हमें करनी होती है और ऑनलाइन भी देखना होता है। बाकी जो दिल्ली पुलिस के बैच चल रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस के बैच चल रहे हैं, तो सारे बैचों को चलाना पड़ता है। और अब ऐसा भी नहीं है कि तुम बैच चला रहे हो तो सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, भाई देखना पड़ता है कौन बच्चा किस लेवल पर गिरा हुआ है, उनका टेस्ट लेना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आप यहाँ पर कमज़ोर हो, आप यहाँ पर पढ़िए, है ना। अभी जीडी का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए, उन्होंने देखा होगा कि अच्छा परफॉर्मेंस है कोचिंग के यहाँ भी। 9 से 10 बच्चे, है ना, क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे इससे पिछले साल जीडी के अंदर थे नहीं। आर्मी में यहाँ बच्चों का ज़्यादा क्रेज़ रहता है।